आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। आज इस वीडियो में एक छोटे से ही वीडियो में आपको मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैंने इसी बुक का जियोग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपके बेसिक्स बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी के क्लियर हो सके, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक्स। आपको एनसीईआरटी समझने की बहुत आवश्यकता होती है, आप रट करके उसका किसी के भी आंसर नहीं दे सकते। वो एक वीडियो देख लेना है आपको, उसमें मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेन किया है 1, 2 और 3 का। ये 4 का है। इसके आगे भी मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ आती रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आइए आज इस चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और इस एक वीडियो को देख करके आप अपने बेसिक क्लियर करिए ताकि आपसे कोई भी जब क्वेश्चन पूछता है ना तो आप उसका रटा रटाया जवाब ना दे करके एक काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्टिव जवाब दे पाए। आइए पढ़ते हैं। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बच्चों, जो एटमॉस्फेयर होती है ना, वो हवा का एक ऐसी चादर होती है, पतली सी और लेकिन बहुत बड़ी सी चादर, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सराउंडेड यानी कि अर्थ को घेरे रहती है। अच्छा, ये यहाँ वहाँ क्यों नहीं जाती? ना अर्थ के नीचे रहती, ना अर्थ के ऊपर ग्रेविटी में उड़ के स्पेस में चली जाती। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसलिए बच्चों, क्योंकि जो अर्थ होता है ना, उसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एटमॉस्फेयर यानी कि एयर को बांध के रखता है, होल्ड करके रखता है, टांग के रखता है उसी की जगह पे। चैप्टर 2 पे सेम चीज़ थी और एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इस चैप्टर में भी है। आइए पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। बच्चों, इस दुनिया में जो भी जीवित व्यक्ति है, जानवर है, या फिर मान लीजिए पेड़ ही क्यों नहीं है, सब के सब एटमॉस्फेयर में डिपेंडेंट है अपने जीवित रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। कोई भी इंसान, जानवर या फिर कोई भी पेड़ बिना एटमॉस्फेयर यानी कि बिना एयर के जीवित नहीं रह सकता है। सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती है अर्थ, अरे आई एम सॉरी, एटमॉस्फेयर, एयर। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। बच्चों, एयर हमारे लिए दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं ना, वो एयर ही होती है। और बच्चों, ये हमको सन की यानी कि सूर्य की जो हार्मफुल रेजेस होती है ना, यूवी रेज जिसको अपन कहते हैं, यूवी रेज से हमको ये बचाती है। इसी में अपन पढ़ेंगे ओजोन के बारे में भी कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमको कैसे बचाती है। तो ये एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ही आती है ओजोन लेयर, जो कि हमको सन की रेज से बचाती हैं। क्योंकि सन की रेज बच्चों बहुत हार्मफुल होती है हमारी नेकेड स्किन पे, अगर वो पड़े बिना किसी फिल्टर के तो हमको वो दिक्कत दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, बच्चों अगर हमारे ऊपर ये बचाव की चादर नहीं हो, ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं हो, तो वी हैव बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन। बच्चों, आपने कभी एक चीज़ सुनी होगी, बेकरी। मतलब आपने कभी क्या पेटीज़ खाई है, या फिर आपने क्या बेकरी वाले बिस्किट्स खाए हैं? बच्चों, ये ऐसे बिस्किट्स या पेटीज़ होते हैं जो अवन में डाल करके काफ़ी देर तक बेक किए जाते हैं। आप अवन तो जानते ही होंगे। तो कह रहा है कि हमारे ऊपर अगर ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि बचाव की चादर हमारे ऊपर नहीं ओढ़ी जाए ना, तो हम लोग ज़िंदा बेक हो जाएंगे, क्योंकि सन इतना ज़्यादा गर्म होता है और दिन के वक्त ये कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है। अगर हमारे पास ऐसा कोई बचाव नहीं हो ना, तो हम लोग मारे जाएंगे, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। और हमको इससे कौन बचाता है? सन की हार्मफुल रेसेस से। आप जवाब दीजिए। यस, हमको बचाता है एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिन के समय तो एटमॉस्फेयर हमको जलने से बचा देता है, लेकिन रात के समय हमको जमने से बचा देता है। आप मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि दिन के वक्त बच्चों जब बहुत ही ज़्यादा सूर्य की गर्मी होती है, उस वक्त को डायरेक्ट हमारे ऊपर रेज ना पड़े, इसलिए हमको एटमॉस्फेयर बचाता है। लेकिन रात के वक्त बहुत ठंड होने के कारण एटमॉस्फेयर हमको ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से ही बचाता है। बच्चों, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारी रात को कुल्फ़ी जम जाएगी, ऐसा मामला है। आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। बच्चों, जो हम अपन टेम्परेचर देखते हैं अर्थ में ना, कि गर्मी नॉर्मल है जिसमें हम रह सकते हैं, ठंड है ठीक है ना, तो इसको कौन लिवेबल मतलब जीने लायक कौन बनाता है अर्थ को? एटमॉस्फेयर। बच्चों, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ के अंदर ना, तो अर्थ की हालत भी दूसरे ग्रहों के जैसे होती है। जैसे मार्स में और चंद्रमा में जीवन संभव नहीं है, वैसे ही अर्थ में भी जीवन संभव नहीं होता अगर यहाँ पे ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे मेरा मतलब ब्लैंकेट से क्या है, एटमॉस्फेयर। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बच्चों, कभी क्या आपने सोचा है एटमॉस्फेयर है क्या?
एटमॉस्फेयर आखिर किन किन गैसों से मिलकर बनता है? तो आइए हम पढ़ते हैं। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। बच्चों, क्या आपने अभी कभी सोचा है क्या कि जो हम सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर होता है? मतलब जो हम सांस लेते हैं वो काफ़ी सारी गैसेस उसमें मिली होती है। सबसे पहली गैस होती है नाइट्रोजन, और जो हम सांस लेते हैं ना बच्चों, आपने कभी सोचा होगा ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। बच्चों, असल में जो हम सांस लेते हैं ना वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हम नाइट्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है 21%, बट नाइट्रोजन 78%। यू सी द डिफरेंस। तो जो हम सांस लेते हैं वो पहली तो होती है नाइट्रोजन, सेकंड होती है ऑक्सीजन, और टू गैसेस विच मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आई एम सॉरी, तो बल्क ऑफ द गैस देखिए, पहली हम जो सांस लेते हैं पहली होती है नाइट्रोजन, दूसरी होती है ऑक्सीजन, और दो गैस होती है। पहली होती है आर्गन, आप इसको देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ा हिस्सा बच्चों है नाइट्रोजन का, मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, एंड ऑल अदर गैसेस। मेन आपके लिए बच्चों तीन गैसेस जरूरी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे कितनी कम है, कितनी ही कम है, 0.03%। इसलिए बच्चों, क्योंकि हमारे इंसानों के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, टेक करना नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड टेक करना काम होता है पेड़ पौधों का, और ऑक्सीजन रिलीज करना उनका काम होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। आर्गन एंड, यहाँ से पढ़े, हाँ, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड इन अ लेसर क्वांटिटी। अब बच्चों ये वही बात कह रहा है कि आर्गन, ऑल अदर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत कम होता है, ठीक है, और ये बल्क बनाने में उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, बहुत ही कम होता है। और बच्चों इसमें टाइनी डस्ट पार्टिकल होते हैं। आप कभी देखे होंगे सूर्य की रोशनी के सामने आप देखेंगे ना तो काफ़ी सारी आपको धूल उड़ती हल्की हल्की दिखाई देगी। ये वही टीनी डस्ट पार्टिकल होते हैं जो एयर में मिले रहते हैं, और सांस के द्वारा ये भी हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके जाते हैं। इसीलिए आप कभी कुछ सुनते होंगे ना, पॉल्यूशन के कारण काफ़ी सारी हमको फेफड़े से रिलेटेड बीमारी भी होती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज। बच्चों देखिए, यहाँ पे अब उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया है सेम बात है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये 3-4 गैसेस होती हैं, जिसमें सबसे मेन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और बस ये वही बात है, जब हम इनहेल करते हैं बच्चों तो हमारे अंदर ये सारी गैसेस जाती हैं, और जब हम एक्सेल मतलब सांस अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर ये सारी गैसेस जाती हैं, और सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे अंदर से बाहर के तौर पर वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट, सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। देखिए बच्चों, कह रहा है कुछ प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से ले लेते हैं, चेंजेस फ्रॉम टू द प्लांट्स कैन यूज़। और बच्चों उस नाइट्रोजन को ना वो इस तरह से खुद के लिए बना लेते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम पानी लेते हैं, पानी से हम दाल चावल कुछ भी बना सकते हैं ना, वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे, कि वो लोग एयर से अपने आप नाइट्रोजन ले लेते हैं, और जैसा उनका यूज़ होता है उस हिसाब से वो उसको बना लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट plentiful gas in the air. Humans and animal take oxygen for the air as they breathe. वो जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारे जो वो चार्ट था ना उसमें नाइट्रोजन के साथ बाद सबसे ज़्यादा गैस आने वाला ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को ह्यूमन एनिमल लेते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन ह्यूमंस एंड एनिमल्स में इसका उल्टा होता है। ह्यूमंस एंड एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वो बात कह रहा है कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे ना तो हमारा ये पूरा जो तरीका है ना, जो हमारा साइकिल है वो सारा बिगड़ जाएगा। बेसिक बातें नॉर्मल, उतनी नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया था, हमारे लिए तीन गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली नाइट्रोजन जो कि 78%, सेकेंड है ऑक्सीजन एंड थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड।
ग्रीन प्लांट्स कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। बच्चों वही बात लिखी जो मैंने आपको बताई कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना खाना बना लेते हैं। मतलब जो फल फ्रूट सब्जियां जो होती हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होती है, और वो लोग ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। किसके लिए ऑक्सीजन छोड़ देते हैं बच्चों? ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए। लेकिन ह्यूमन्स और एनिमल इसका उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को पेड़ द्वारा ले लेते हैं। और जो हम ह्यूमन्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ ले लेते हैं। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। हाउएवर, वो जो कह रहा है, अगर ऐसा हो जाए कि ह्यूमन जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उतना पेड़ ले लें, है ना, तो अच्छा एक बैलेंस बनेगा सोसाइटी में, और पॉल्यूशन कम होगा। द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। वो जो कह रहा है, जब कोल और ऑयल को जलाया जाता है ना, जिससे बैलेंस बिगड़ता है। दे एड बिलियन ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। वो जो कह रहा है, देखिए कोल और ऑयल कहाँ जलता है बच्चों? जैसे हमारी सबकी गाड़ियाँ चलती हैं ना, बाइक्स, कार्स, है ना, ट्रक्स, जो भी चलते हैं वो सब ऑयल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। तो जब वो बच्चों धुआं निकलता है ना पीछे से, वो इतने टन्स ऑफ ईच ईयर, हर साल इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जितना पेड़ नहीं ले पाते। और आगे चल के आप तो देख ही रहे हो कि पेड़ इतने ज़्यादा कट रहे हैं कि कुछ भी बैलेंस में नहीं चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। आगे पढ़ेंगे। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface। बच्चों अर्थ के सरफेस से अगर स्टार्ट किया जाए ना, तो हमारा एटमॉस्फेयर 5 भागों में, 5 लेयर्स में, मतलब 5 परतों में क्या है, डिवाइड है, बटा हुआ है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। मैं आपको भी चार्ट में दिखाऊंगा कि क्या है। देखिए आप देख सकते हैं, अगर इस डायग्राम में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अर्थ का सरफेस है बच्चों, अर्थ की सतह हो गई, ये माउंट एवरेस्ट आपको दिखाने के लिए बना है। ये जो नीचे है ना, ये है अर्थ की सरफेस, ये है ट्रोपोस्फेयर, ये है एक्सोस्फेयर, ऐसे करके आपका बहुत सारे दिए हुए हैं बच्चों। बिकॉज ये जो मेरे पास पीडीएफ है ना, पीडीएफ में बहुत अच्छे से इसका डायग्राम दिख नहीं रहा है, वो हिल जा रहा है, और आपको अच्छे से इसमें तो दिखेगा नहीं। तो आप क्या करता हूँ, मैं आपको इसकी डेफिनेशन, सारे की जो 5 लेयर है ना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से रीड करके समझा देता हूँ। और ये अगर बेहतर होगा, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में इस पूरे डायग्राम को देख सकते हैं जो फिगर बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है which layer of atmosphere is very important for the atmosphere, तो आप ये कह सकते हो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। इसकी हाइट कितनी होती है बच्चों? इसकी हाइट होती है 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एक्सेसिव। अच्छा बच्चों, कभी आपने क्या सुना है क्या, जब कोई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों में चला जाता है या फिर प्लेन से ऊपर उड़ता है, तो कभी कभी ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो ट्रोपोस्फियर होता है ना, जो अर्थ के नीचे होता है, बताता हूँ किधर, इधर पे ये जो लाइन बनी है ना बच्चों, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर ज़्यादातर ऑक्सीजन की कमी रहती है। देखिए माउंट एवरेस्ट भी इससे ज़्यादा छोटा नहीं है, और एरोप्लेन भी इसके ऊपर उड़ते हैं। तो बच्चों जो ऑक्सीजन होती है ना, जो हम सांस लेते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है। इसलिए हम जब बहुत ऊपर चले जाते हैं तो हमको सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this region। अच्छा बच्चों, कभी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो बाज होती है ना, जब बाज उड़ती है ना, तो बाहर नीचे कोई भी मौसम हो, वो बादलों के ऊपर से उड़ती है, मतलब वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर से भी उड़ सकती है। मतलब मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो वेदर और रेनफॉल, फॉग यानी कि धुंध जो होती है ना, ये सारा कुछ हमको ट्रोपोस्फेयर के नीचे देखने के लिए मिलता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे पढ़ेंगे। स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर क्या होता है? अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्राटोस्फेयर। अच्छा बच्चों, ये जब ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है यहाँ पे, तब चालू होता है स्ट्राटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, इसकी हाइट होती है बच्चों 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। अच्छा बच्चों, इधर पे कोई भी बादल नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी वेदर की फिनोमिना नहीं होती, मतलब यहाँ पे ना बिजली कड़कड़ाएगी, ना यहाँ पे बारिश होगी, ना कुछ होगा, क्योंकि ये बादल से भी ऊपर का एरिया है जहाँ पे बादल्स नहीं होते, क्लाउड्स नहीं होते। देखिए आगे, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और बच्चों ये ना सबसे आइडियल जगह मानी जाती है जहाँ पे एरोप्लेन उड़ाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे बारिश होती है, ना यहाँ पे बिजलियाँ कड़कती हैं, ना कुछ भी है। ये एकदम एकदम साफ़ सुथरा एरिया है एरोप्लेन उड़ाने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत सारे दिक्कतें हैं जो एरोप्लेन को ऊपर सामना करना पड़ सकता है। One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. अच्छा बच्चों, यहाँ पे स्ट्राटोस्फेयर में बच्चों होता है ओजोन की लेयर्स। ये ओजोन लिखा हुआ है, ये ओजोन। तो बच्चों स्ट्राटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ओजोन का। यहाँ पे लिखा हुआ ओजोन गैस। ओजोन नाम की गैस होती है जो स्ट्राटोस्फेयर के अंतर्गत पाई जाती है, और ये हमको किससे बचाती है बच्चों, हार्मफुल रेज ऑफ सन। हमने अभी पीछे ही पढ़ा है। तो अगर आपसे पूछे ना कि कौन सा स्पेयर है, कौन सा परत है एटमॉस्फेयर की जो हमको हार्मफुल रेजेस से बचाती है सन के, तो वो है स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों, ओजोन गैस पाई जाती है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोट कर सकते हो, ये वाली लाइन को। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों उससे ऊपर आता है मीसोस्फेयर, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। मीसोस्फेयर ये कहलाता है, ये वाला एरिया जो कि ट्रोटोस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर से भी ऊपर होता है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइव अबव द स्ट्राटोस्फेयर। ये स्ट्राटोस्फेयर से ऊपर उड़ता ऊपर पाया जाता है, और ये थर्ड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। बच्चों ये 80 किलोमीटर से भी ऊपर की हाइट में पाया जाता है। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग द फ्रॉम द स्पेस। अच्छा बच्चों, कभी आपने क्या एक चीज़ देखी है कि किसी मूवी में जब अर्थ के ऊपर से मान लीजिए स्पेस से कोई पत्थर अर्थ की ओर आता है, तो बच्चों आपने कई बार देखा होगा कि उसमें आग लग जाती है। या फिर बच्चों जब आपने टूटता हुआ तारा कभी देखा हो, तो टूटता हुआ तारा जब अर्थ के अंदर प्रवेश करता है ना, तब वो जलता नहीं रहता, लेकिन जैसे वो मीसोस्फेयर में आता है तब उसमें आग लग जाती है और वो जलने लगता है। तो बच्चों यहाँ पे वही बात लिखी है कि जो मीसोस्फेयर होता है ना, जब उसमें स्पेस से कोई चीज़ अर्थ के अंदर एंटर करती है ना, तो उसमें आग लग जाती है। और टूटता हुआ तारा हमको दिखता ही इसीलिए है क्योंकि उसमें आग लगी होती है, नहीं तो हमको टूटता हुआ तारा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर कोई भी पत्थर होता है ना बच्चों, कोई भी पत्थर अगर स्पेस से अर्थ में एंटर करता है तो उसमें आग लग जाती है, इसी कारण से वो लोगों को दिख भी पाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बाहर से जब स्पेस से कोई अर्थ में चीज़ एंटर करती है उसमें आग क्यों लग जाती है, तो आप उसको बता सकते हो मीसोस्फेयर की वजह से। अच्छा बच्चों, मीसोस्फेयर आपको समझ में आ गया। देखिए आपको एक लाइन से बताता हूँ। पहले होता है थर्मोस्फेयर। इधर पे बच्चों जो हम सांस लेते हैं वो होती है, इसकी हाइट होती है 13 किलोमीटर। फिर आता है स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर क्या होता है बेटा बच्चों, स्ट्राटोस्फेयर की हाइट होती है 50 किलोमीटर, और यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस क्यों ज़रूरी होती है, ओजोन गैस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि सन की हार्मफुल रेज से वो हमको बचाती है। इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर। फिर आता है बच्चों उसके बाद ऊपर आता है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर की हाइट होती है 80 किलोमीटर, मतलब फ्रॉम द सी सरफेस, मतलब सी सरफेस से वो 80 किलोमीटर ऊपर होता है। और ये हमको क्यों ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि जब मेटेरॉइड से फिर कोई भी पत्थर, जिसको हम मेटेरॉइड्स ही कहते हैं, जब हमारे अर्थ में एंटर करते हैं ना, तो मीसोस्फेयर में आकर के ही वो आग से जलने लगते हैं, बर्न अप हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर। आइए पढ़ते हैं। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट लॉन्थोस्फेयर इन द पार्ट ऑफ दिस लेयर। बच्चों देखिए जब थर्मोस्फेयर में जाते हैं ना, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। और मेरा मतलब है बढ़ने से मतलब गर्मी होने लगती है। जब हम जितना ऊपर जाते हैं ना थर्मोस्फेयर में, तो हाइट में मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, बहुत ही तेज़ी से, रैपिडली इंक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं, जो आखिरी लेयर है। अच्छा इसका रह गया था, ये जो थर्मोस्फेयर है ना, इसकी हाइट कितनी होती है, 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक। मतलब अभी तक जो हमने जितने भी पढ़े हैं ना, वो सबसे बड़ी हाइट इसकी रहती है, सबसे बड़ी हाइट इसकी रहती है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक। दिस लेयर हेल्प अस
In radio transmission, in fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. अच्छा बच्चों देखिए, जो रेडियो होता है ना, रेडियो होता है सिग्नल, आपने कभी सुना होगा। तो रेडियो के सिग्नल जो अर्थ के बाहर नहीं जा पाते। तो मान लीजिए यहाँ से फॉर एग्जांपल ये अपनी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, और यहाँ से कोई रेडियो सिग्नल ऊपर जाता है ना, तो समझ लीजिए यहाँ तक जाने के बाद वो वापस से टकरा के वापस अर्थ में आ जाता है। किसमें? थर्मोस्फेयर में। मतलब थर्मोस्फेयर एक शीशे का काम करता है, जैसे शीशा रोशनी को वापस करता है ना, वैसे ही ये रेडियो वेव्स को वापस अर्थ में फेंकता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। बच्चों इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये आपका क्वेश्चन में आ जाए या फिर आंसर इन वन वर्ड में आ जाए कि व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो एक्सोस्फेयर इसका आंसर होगा कि एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर एग्जिस्ट करता है, और सबसे नीचे कौन सा एग्जिस्ट करता है आप बताइए? ट्रोपोस्फेयर, ये जो अपन ने इधर पे पढ़ा था। तो ये आपके लिए ये दोनों तो खास करके ज़रूरी है। आइए पढ़ते हैं आगे का। This layer has very thin air, light gases like helium and hydrogen float into the space from air। अब बच्चों देखिए, इसके अंदर जो एक्सोस्फेयर होता है ना, इसमें ज़्यादातर हल्की हल्की गैस पाई जाती है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। हम हीलियम और हाइड्रोजन को हल्का क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपने अगर हीलियम वाले कभी बैलून्स देखे होंगे, तो अगर किसी बैलून में अगर हीलियम की गैस डाल दी जाए ना, तो वो गिरता नहीं है, अगर आप उसको छोड़ दो तो वो ऊपर उड़ता जाता है। और ये बहुत ही हल्की गैसेस होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? एक्सोस्फेयर में। और ये कहाँ पे पाया जाता है? सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आगे पढ़ते हैं, वेदर और क्लाइमेट। मतलब बच्चों मौसम के बारे में है वेदर और क्लाइमेट। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, मतलब क्या आज बारिश होने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, मतलब क्या आज धूप होगी, क्या आज सूरज निकलेगा। ये सारा कुछ कहलाता है बच्चों वेदर और क्लाइमेट। आज हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस, स्पेक्टुलेटिंग फैंस। बच्चों देखिए, कई बार जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं यार बारिश ना हो जाए, आज का मौसम कैसा रहेगा, आज का क्लाइमेट कैसा रहेगा। तो हमको इसके बारे में ही बताया। इसको थोड़ा सा स्किप करते करते पढ़ते जाएंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो और ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा देखिए, मेन चीज़ आपको बताता हूँ, इधर से आप अपने कॉपी में मार्क कर लीजिएगा। वेदर इज़ अ आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब बच्चों देखिए, 1 घंटे बाद अगर आज अभी मान लीजिए बारिश हो रही है, 1 घंटे बाद बच्चों ठंड पड़ जाए, उसके 1 घंटे बाद बच्चों गर्मी पड़ने लग जाए, फिर 1 घंटे बाद बारिश हो जाए, तो इसको हम कहेंगे वेदर। मतलब जो हर घंटे या हर दिन बदलता है बच्चों एटमॉस्फेयर में, उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है, मतलब मान लीजिए आज बारिश हो रही है, कल धूप निकलेगी, परसों ठंड होगी, परसों 4 दिन बाद हो सकता है कि बर्फ़ गिरे, तो उसको हम वेदर के अंतर्गत रखेंगे। वेदर वो होता है जो हर घंटे या फिर हर दिन चेंज होता रहता है। लेकिन इसी के उल्टा जो क्लाइमेट होता है ना बच्चों, क्लाइमेट एक लंबे समय से जो एक जगह पे टेम्परेचर चलता है। देखिए लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे शायद नहीं दिखा है या मुझे मिल नहीं रहा है। ड्रामेटिकली, हाँ देखिए, वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली। मतलब बच्चों देखिए, आज कैसा मौसम है ना, या फिर 1 घंटे बाद कैसा मौसम होगा, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर अभी बारिश हो रही है, आपने अगर मुंबई शहर से कोई आप में से वीडियो देख रहा है, तो मुंबई में क्या होता है, बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं होती। मतलब अभी धूप है ना, 10 मिनट के अंदर बारिश हो जाए, ऐसा होता है मुंबई के पास। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट है। तो ये क्यों है? क्योंकि वेदर, मतलब ये क्या कहलाएगा? वेदर कहलाएगा। जो ड्रामेटिकली, मतलब जो अचानक से कभी भी चेंज हो जाए ना, किसी भी दिन किसी भी घंटे पे चेंज हो जाए ना, उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है बच्चों। लेकिन जो बच्चों क्लाइमेट होता है ना, वो एवरेज होता है। देखिए, however the average weather condition on a place for a longer period time present the climate। मतलब बच्चों देखिए, जनवरी में आपके मौसम ठंडी पड़ी, फरवरी में ठंडी पड़ी, अप्रैल तक फॉर एग्जांपल एक तरह से ठंडी पड़ी। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, पड़ती नहीं है, बट जनवरी से अप्रैल तक ठंड पड़ी। फिर क्या हुई, मई से लेकर के अक्टूबर तक गर्मी पड़ी, अक्टूबर से वापस ठंडी पड़ने लगी। तब इसको क्या देखा जाएगा बच्चों? ये इसको क्लाइमेट माना जाएगा कि 4 महीने ठंड पड़ी, फिर 4 महीने बाद तो क्लाइमेट हो गया गर्म, फिर इतने महीने तक ठंड पड़ी, फिर बारिश हुई। ऐसा करके जो लंबे समय तक एक जैसा मौसम चलता है ना, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। तो क्या आप अब समझ गए कि हमको डेली वेदर की फोरकास्ट क्यों मिलती, क्लाइमेट की क्यों नहीं मिलती? बच्चों इसलिए क्योंकि क्लाइमेट 6 महीने या 1 साल की वेदर की रिपोर्ट को कहा जाता है। लगातार रोज़ का मौसम
जो होता है ना रोज़ का या हर घंटे का मौसम, वो वेदर कहलाता है। और जो लंबे समय तक रहता है ना एक ही मौसम, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। अब पढ़ेंगे अपन टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बच्चों जो हमको हर समय फील होता है ना, हो सकता है आप ये वीडियो ठंड में या गर्मी में देख रहे होगे, मैं तो इसको ठंड में शूट कर रहा हूँ। तो जैसा मुझे अब इस वक्त फील हो रहा है ना, अगर ठंडा लग रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? टेम्परेचर कहलाएगा। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जैसा मौसम चल रहा है, अगर ठंड है तो मुझे ठंड लगेगी। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। बच्चों जो डिग्री होती है हॉट मतलब जो हमको ठंड लग रही है हवा की वजह से, मतलब एटमॉस्फेयर में है तो ठंड का मौसम में ठंडी रहेगी, गर्मी के मौसम में गर्मी रहेगी, और जो हमको फील हो रहा है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर, यानी कि तापमान। गर्म पानी में आप हाथ डाल दोगे, आपका हाथ जलेगा, वो कहलाएगा टेम्परेचर। आप अगर बर्फ़ को छूओगे, आपको ठंडा लगेगा, तो वो भी कहलाएगा टेम्परेचर। आगे पढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। बच्चों क्या है, जो टेम्परेचर होता है ना, वो ना कि दिन और रात को बदलता है, बट सीजन टू सीजन बदलता है। जैसा मैंने आपको बोला कि दिन को गर्मी होगी, रात को ठंड होगी, ठीक है। लेकिन फिर मौसम भी आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह करके। तो सीज़न से सीज़न भी बदलता जाता है। कभी समर्स आते हैं तो गर्मी होती है, और कभी विंटर्स आते हैं तो ठंडी होती है, ठीक है। अच्छा, इसको अपन अब स्किप करते हैं, इसमें कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। आगे पढ़ते हैं। देखिए, टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, डू यू अंडरस्टैंड? बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, अपन स्किप करते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। एयर प्रेशर पढ़ते हैं, मतलब हवा का दबाव, एयर प्रेशर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेजेंस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑफ आवर बॉडी। बच्चों जो हमारी बॉडी की फोर्सेस है ना, उससे एयर प्रेशर, मतलब देखिए समझिए, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। मान लीजिए हम सब हैं, हमारे ऊपर एयर का बहुत ही तेज़ी से प्रेशर है, बट हमको कोई भी रियलाइज़ नहीं, हम सब फ्री हैं, हम सबको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई बोझा लादा गया है। लेकिन हमारे ऊपर एयर का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर अस फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन ऑफ द आवर बॉडी। और बच्चों ऐसा हमको इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि एयर प्रेशर हमारी तरफ चारों तरफ से होता है। हमारी बॉडी में दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह से हमको एयर का प्रेशर होता है ना। इस वजह से हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारे ऊपर कोई बोझा लादा गया है, बल्कि अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोझा लादा गया है एयर प्रेशर के द्वारा। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑन द एयर ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब एयर प्रेशर को ये कहा जाता है कि जो अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ की मतलब नीचे का एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, अर्थ का सरफेस पे, मतलब ऐसा कहा जाता है जो एयर प्रेशर होता है ना, वो बहुत ही भारी एक वेट रखा रहता है अर्थ के सरफेस पे, एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल रैपिडली। अच्छा बच्चों, जब हम ऊपर जाएंगे ना, जैसे हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, तो जो इसका प्रेशर रहेगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या कभी सुना है कि स्पेस में लोग उड़ते हैं, चलते नहीं हैं, है ना? हर लोग उड़ते रहते हैं। तो बच्चों ऐसा ही होता है, जब एयर का प्रेशर हम लोगों को नीचे दबा कर रखते हैं ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम होता जाता है, और स्पेस में जाके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जब वहाँ पे स्पेस में एयर ही नहीं होती ना, इसीलिए हम वहाँ पे उड़ते रहते हैं, हम वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल। देखिए, जो समुद्र का एरिया है, नीचे है ना बच्चों, सबसे ज़्यादा एयर का प्रेशर वहीं पे रहेगा, मतलब एक तरह से ग्रेविटी हाई रहेगी उधर पे। लेकिन जैसे 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 आप ऊपर जाते जाओगे ना, तो वैसे वैसे एयर का प्रेशर कम होता जाएगा। आगे, इन द एरिया वेयर द टेम्परेचर इज हाई गेट्स हीटेड एंड राइज दिस लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काइज वेट वेदर। बच्चों देखिए, जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेशर हाई रहता है, और जहाँ पे ज़्यादा बादल होते हैं ना, वहाँ पे मतलब जहाँ पे ज़्यादा बादल क्लाउडी होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे प्रेशर लो एरिया रहता है, लो प्रेशर एरिया कहते हैं, वहाँ पे प्रेशर कम रहता है। इन द एरिया हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज़ देयर फॉर हैवी। बच्चों देखिए, जो एरिया लोअर टेम्परेचर वाला होता है, ठंड का एरिया होता है ना, वहाँ की हवा क्या होती है, ठंडी होती है। फॉर एग्जांपल कश्मीर, वहाँ क्या होती है, ज़्यादातर समय ठंडी पड़ती है, तो वहाँ की हवा कैसी होगी बच्चों, वहाँ की हवा होगी ठंडी, और ठंडी होने के कारण वहाँ की हवा हैवी भी होगी, भारी होगी, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया कहा जाएगा इसको। हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काइज।
मतलब जो आसमान बच्चों साफ रहेगा और जहाँ पे सूर्य उगेगा ना, तो वो एक हाई प्रेशर एरिया माना जाएगा। आगे देखते हैं। The air is always moves from high pressure area to low pressure area। और जो बच्चों ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लीजिए अपनी बुक्स में, क्योंकि जो एयर होती है ना बच्चों, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलती है हवा, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, चलिए विंड पढ़ेंगे बच्चों। विंड मतलब जैसे एयर होती है ना, जो हवा चलती है ना, उसको हम कहते हैं विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो हाई प्रेशर एरिया होता है, अच्छा आप बताइए हाई प्रेशर एरिया नीचे होता है या ऊपर होता है? नीचे होता है बच्चों। जो अर्थ का सरफेस होता है ना, हाई प्रेशर एरिया उधर होता है, और विंड हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। तो जो बच्चों हवा चलती है ना, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली हवा को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट को, एयर की जो मूवमेंट होती है, मतलब हवा चलती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? विंड कहेंगे। मतलब विंड क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जाती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। आपको मैंने बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बता दिया कि हाई प्रेशर मतलब नीचे और लो प्रेशर मतलब ऊपर। You can see wind at work at its blow dry leaves down the pavement or uproot tree during a storm। बच्चों आपने कई बार देखा होगा कि जब हवा बहुत तेज से चलती है ना, तो सूखे पत्तों को वो नीचे गिरा देती है। ठीक है, सूखे पत्तों को गिरा देती है, ट्रीज गिर जाते हैं ड्यूरिंग स्टॉर्म। जब आंधी आती है तो पेड़ भी गिर जाते हैं, सूखे पत्ते भी गिर जाते हैं, ये आपने कई बार देखा होगा। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। अच्छा बच्चों, हमको बोल रहा है जब तेज चलती है तब तो ऐसा होता है कि पेड़ गिर जाते हैं, उसके पौधे गिर जाते हैं, सारा कुछ है ना। लेकिन जब हवा धीमी चलती है ना, हवा धीमी चलती है, तब हमको डस्ट पार्टिकल के तहत हम हवा को देख सकते हैं कि हवा कैसे धीरे धीरे जा रही है। आगे बच्चों विंड में नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, आप आगे स्किप कर सकते हो। अगर पढ़ना चाहो तो बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। परमानेंट विंड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे विंड के टाइप दिए हैं, हम बेसिक समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, एक होती है परमानेंट विंड। द ट्रेड ऑफ विंड वेस्टर्लीज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड। बच्चों देखिए, परमानेंट विंड मतलब स्थायी विंड। ऐसा होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेस्ट है, यहाँ पे है ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट हवा जाएगी, ईस्ट से वेस्ट हवा आएगी। ठीक है, यहाँ से वहाँ हवा आएगी जाएगी। तो ये जो ट्रेड होता है ना बच्चों, यहाँ से वहाँ जाने का, आने का, इसको हम कहते हैं परमानेंट विंड। मतलब ये लगातार बच्चों नॉन स्टॉप चलती रहती है। मतलब वेस्ट से ईस्ट को जा रही है, ईस्ट से वेस्ट को आ रही है ना। तो आप मतलब समझ लो कि वेस्ट को हम नाम दे देते हैं ए और ईस्ट को नाम देते हैं बी। तो ए अपनी हवा बी को दे रहा है, बी अपनी हवा ए को दे रहा है। तो इस तरह एक दूसरे का ट्रेड, मतलब व्यापार, ट्रेड तो व्यापार ही कहते हैं, बट हाँ एक दूसरे का लेन देन जो चलता रहता है ना, उसको हम कहते हैं परमानेंट विंड। फिर सीजनल विंड आती है बच्चों, मौसमी हवा। मौसमी हवा क्या होती है? दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन्स। बच्चों देखिए, मान लीजिए ठंड का मौसम आया, ठंड, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना है, आप समझ सकते हैं उसको देख करके। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में लगातार हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, लेकिन यही गर्मी का मौसम आया तो हो सकता है कि ये वेस्ट से हवा ईस्ट की तरफ ना जा करके नॉर्थ की तरफ जाने लगे, साउथ की तरफ जाने लगे, किसी भी तरफ जा सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सीजनल विंड। मतलब एक मौसम में अलग तरफ जाती है, दूसरे मौसम में अलग तरफ जाती है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, लोकल विंड्स। These blow only during a particular period of the day or the year in the small area। बच्चों देखिए, जो लोकल विंड होती है ना, वो पूरे अर्थ में नहीं चलती, वेस्ट ईस्ट से इसका कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एरिया बनाते हैं, एक छोटा सा एरिया ये रहा सर्कल, एक छोटे से एरिया के अंतर्गत ही पूरी की पूरी विंड चलती है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर डे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये दिसंबर में चलेगी या फिर आज ही चलेगी कल। मतलब क्या होता है कि इसका एक समझ लीजिए शेड्यूल होता है। मतलब हो सकता है ये रात की तरफ चले, कभी कभी आप देखे होंगे ना, रेगिस्तानों में देखते होंगे, तो रेगिस्तान क्या होता है? एक लोकल एरिया हो गया, ठीक है, छोटा एरिया हो गया। वहाँ पे क्या होता है कि
रात के वक्त अगर हवा चलती है तो रात के वक्त ठंड होती है, दिन के वक्त गर्मी होती है। तो एक आपका वो रहता है ना कि ये कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं चलता कि चलेगी ही चलेगी हवा, बट एक छोटे से एरिया के अंदर कभी कभी दिन के एक स्पेसिफिक वक्त में चलती है, तो दोपहर में या तो शाम में, ऐसा करके। बच्चों ये साइक्लोन के बारे में बताया है कि उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, जहाँ पे 17 और 18 अक्टूबर बंगाल के बीच में। ये एक केस स्टडी है जो कि आपको थोड़ा सा साइक्लोन मतलब जो बवंडर होता है उसको समझने में मदद करेगी। तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों लास्ट इसका वो है, इसको हम पढ़ते हैं। ये तो वही केस स्टडी का पार्ट है। ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये आप पढ़ सकते हो। ये कुछ बेसिक है, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आगे पढ़ते हैं। मॉइस्चर क्या होता है बच्चों? मॉइस्चर होता है नमी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। When water evaporate from the land and different water body, it become water vapor। मतलब बच्चों जब समुद्र से, नदी से, पौंड से, तालाब से, जब कहीं से भी बच्चों धूप की किरणों के द्वारा जब पानी की भाप बन जाती है ना, तो वो भाप बन के ऊपर उड़ जाती है। वही लिखा है, इवोपोरेट का मतलब होता है भाप, है ना। मतलब अगर अगर आप पानी को बहुत देर तक गैस में उबालोगे तो एक समय के बाद वो भाप बन के उड़ने लगेगा, उसकी बात चल रही है। और जो बच्चों वो भाप होती है ना, अगर आप भाप के ऊपर हल्का सा अपना फेस लाओगे ना, तो आपका फेस हल्का हल्का सा गीला गीला सा हो जाएगा। इसका मतलब है वही होता है बच्चों मॉइस्चर। उसी को हम क्या कहते हैं? नमी। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अच्छा बच्चों, कभी आपने ऐसा सोचा है क्या, खास करके गर्मी में, बरसात में ऐसा होता है कि आपको चिपचिपा चिपचिपा लगेगा? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो बच्चों एयर होती है ना, हवा चलती है ना, हवा में ही मॉइस्चर होता है, यानी कि नमी होती है। अगर आप जिस बिस्तर में सोते हो, बेड में सोते हो, अगर आपके बेड में आप हवा को अलाउ करोगे, कमरे को खोल के, कि आपके बिस्तर में, बेड में काफ़ी सारी हवा लग जाए बरसात के सीज़न में, और जब आप बेड में उसको रात को सोओगे ना, तो आपको गीला गीला सा फील होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आपके बेड में हवा लगी ना, उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर था, भाप था। और ज़्यादातर ये रेनी समय पे ही होता है, रेनी सीजन में। अच्छा, और बच्चों जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है ना, इसको हम मॉइस्चर नहीं कहते, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो आप यहाँ से इसको यहाँ से टिक कर लीजिए। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, किसी भी समय पे, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapor we call a humid day। अच्छा बच्चों, जब दिन में मतलब एयर में बहुत सारी वाटर वेपर, यानी कि बहुत सारा ही भाप हो, मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल एक सनी डे है और तालाब से बहुत ही ज़्यादा पानी, या फिर नदी से या फिर समुद्र से काफ़ी सारा पानी, वार्म एयर, है ना, जो ह्यूमिडिटी होती है, भाप होती है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमको ना एयर में हल्का हल्का गीला गीला लगेगा। उसको हम कहेंगे ह्यूमिड डे, यानी कि नमी है उधर पे बहुत ज़्यादा। कभी आप एक चीज़ का एग्जांपल देखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसमें अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है, तो वो हल्का सा हॉट एयर की तरफ से वो भी भाप बन के ऊपर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिड डे। अच्छा, इसका मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, इसको हमको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बेसिक बता देता हूँ कि जब वाटर बॉडीज से, वाटर बॉडी यानी कि जल क्षेत्र, कोई भी जल क्षेत्र से, आपको एक बेसिक बताता हूँ। देखिए, ये है समुद्र बच्चों, इसमें हर जगह भरा हुआ है पानी, ठीक है। ऊपर से जो सन की रेज होती है इसमें पड़ती है, और जब बहुत देर तक गैस पड़ती है, मतलब रेस पड़ती है, तो ये जो पानी होता है ना, ये गैस बन जाता है। गैस बन के वाटर वेपर के तौर पे ये ऊपर जाता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं मॉइस्चर। और जब ये बच्चों कुछ तो बादलों में स्टोर हो जाता है और बारिश के तौर पे नीचे गिरता है, लेकिन कुछ वहाँ की एयर में समाहित हो जाता है, और एयर के साथ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। आज का चैप्टर अपन क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो गया है, नहीं तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बताता, बट आप इसका बेसिक आंसर कर सकते हो कि एटमॉस्फेयर क्या है। पीछे मैंने करा के रखा है, 2 गैसेस बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। आप 2 गैसेस का नाम बता दो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ वेदर? वेदर बच्चों डे टू डे, आवर टू आवर जो अपना मौसम रहता है उसको वेदर कहते हैं। नेम 3 रेनफॉल, ये भी कर दो। एयर प्रेशर क्या होता है वो भी अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया। हमारे चैनल बच्चों सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करके बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। बच्चों आपको थोड़ा अगर लग रहा होगा कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसकी वजह ये है बच्चों, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को ना एकदम
अच्छे से डीप डाउन करके सारे को एक्सप्लेन करके। मेरा मतलब ये रहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से करूँ, कि मैंने आपको भी डायग्राम बता के भी एक बताया रफ के तौर पे। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको किताबी लैंग्वेज समझा के चला जाऊँ, ये नहीं है। चलिए, आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। क्लास 7 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एयर हमारा खत्म होता है। बाकी के चैप्टर देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें जिसका नाम है ड्रीम लर्निंग NCERT। थैंक यू वेरी मच।